हेलो फ्रेंड, दिस इज चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर्स में स्वागत है। आज आप लोग सीटेट का क्लास पेडागोजी का 8 होने वाला है। सीटेट सीडीपी बाल विकास का क्लास 8 होने वाला है। तो आप लोग अगर सीटेट, यूपी टेट, बिहार किसी भी टेट का एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो आप उस एग्ज़ाम में जा कर के बैठ सकते हैं। सभी एग्ज़ाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीडीपी का क्लास आज 8 होने वाला है। तो अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किए हैं तो फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को यह इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि सभी इस चैनल से जुड़े और अपना तैयारी स्टार्ट कर सकें। और सीटेट का फॉर्म भी स्टार्ट हो गया है, 27 तारीख से ही स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग नहीं भरे हैं तो जा कर के जल्दी से अपना फॉर्म भर दीजिए। तो 27 तारीख से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा है। कब तक भरा जाएगा? तो 27 तारीख 27/4/2023 से लेकर आपका यह फॉर्म भरा जाएगा 26/5/2023 तक। तो आप इस डेट के अंदर अपना फॉर्म भर दीजिए और आप लोग को लेट नहीं करना है। फटाफट से अपना फॉर्म भरिए और अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप लोग 26 तारीख लास्ट डेट का इंतज़ार कर रहे हैं, जो भरेंगे थोड़ा लेट से, वो आपको नहीं करना है। आप जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को भरिए और अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिए। जिस तरह से अगर आप लोग लेट कीजिएगा फॉर्म भरने में तो आप सभी जगह फुल होने के कारण आपको कहीं दूसरे स्टेट में जाकर के फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आपको जाने आने में भी कठिनाइयाँ हो सकती है। तो इसलिए आप लोग फटाफट से अभी आप लोग भरिए फॉर्म और अपना स्टेट से भर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होगी। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन था, वो आप लोगों को दे दिए। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। विद्यार्थी की ज़रूरतें एवं आवश्यकता की पहचान कराना। पुरस्कार या विवरण। उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की पहचान। विद्यार्थियों को नामांकित करना। योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना। विभाजित नहीं करना है, विद्यार्थियों को नामांकित नहीं कराना है। पुरस्कार, किसी भी प्रकार का उच्च पुरस्कार या विवरण, उच्च अंक प्राप्त करने का पहचान इस प्रकार से नहीं देना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पहले थोड़ा इसको हम बारीकी से समझ लेते हैं। मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन, सबसे पहले समझेंगे मूल्यांकन किसको कहता है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थिति तथा सीखने अनुभव के लिए प्रयुक्त की जाने वाले समस्त विधियों एवं प्रविधियों का उद्देश्य की जांच करना ही मूल्यांकन कहलाता है। किसी भी प्रकार का अगर विद्यार्थी की ज़रूरत या आवश्यकता की जांच या पहचान कराया जाए, वही आपका मूल्यांकन कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक गतिविधि के दौरान छात्र को आकर्षण करते हुए देखा जाता है तो एक अध्यापिका को संकेत देकर और इशारे के माध्यम से वह अध्यापिका बच्चों को समझा रही है, जो क्यों, क्या, कैसे प्रदान करके उसे फैसला लेती है। तो यह लेव वाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका की यह योजना छात्रों को प्रतिहार या निष्कासित प्रवृत्ति पैदा करेगी। तो यह गलत बात है। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, अर्थहीन नहीं होगा। अगर किसी भी प्रकार से हम बच्चों को किसी भी, जिस तरह आप देख सकते हैं, किसी भी टॉपिक हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जैसे आज आप लोग का बाल विकास पढ़ा रहे हैं, चैप्टर आपका बाल विकास, यह बाल विकास का सीडीपी का क्लास है, बाल विकास पढ़ा रहे हैं। इसमें आप लोगों को बता रहे हैं जो किस प्रकार से एक थ्योरी मान के चलिए, किसका, तो लेव वाइगोस्की का एक थ्योरी बता रहे हैं। उस थ्योरी के बारे में पहले हम पूरा जानकारी आप लोग को दे दिए। अगर वह जानकारी आप लोग सुन लिए तो अब उसमें हम प्रश्न करना स्टार्ट कर देंगे। लेव वाइगोस्की कौन थे? लेव वाइगोस्की के द्वारा
क्या किया गया, यह बच्चों को कैसे एक्टिव रखते हैं। तो इस प्रकार का अगर हम आप लोग से क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस पर चिंतन कीजिएगा और उसके बारे में अधिक से अधिक सोच करके अपना उत्तर क्रिएट करने का प्रयास कीजिएगा। तो इस प्रकार से यह अध्यापिका उस बच्चों से वह क्यों कैसे इस प्रकार से वह बच्चों से प्रश्न कर रही है। तो बच्चे में अधिकतर उत्साह होगी, तो अधिगम आधारभूत संरचना का कायम करेगा। तो आप लोग इसका आंसर इजीली में दे सकते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सी देखिए, अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित कभी नहीं होगा, उसमें और अधिक से अधिक एक्टिव रहेंगे बच्चे और अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग का यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक खेल के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उनके पिता ने कहा, लड़कियां की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन कैसा है। तो आप लोग को देखिए, अभी तक जितने भी क्लास लिए हैं तो आप सभी क्लास को देख सकते हैं और ऐसा कौन सा क्लास नहीं होगा जो इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं देखा गया होगा। सिर्फ आपको उसमें क्वेश्चन चेंज रहता है। इसमें लिखा हुआ है लड़का और लड़कियों की तरफ कि इस किसी एक के पक्ष में बातें करना, वही आपका लैंगिक रूढ़िवादिता हो जाता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सभी जितने भी क्लास कराए हैं सभी क्लास में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। सिर्फ क्वेश्चन आपका चेंज रहता है, बस इसी में को घुमा करके देते रहता है। कभी दे सकता है जो लड़के बाहर की काम कर सकते हैं और लड़कियां घर के ही काम कर सकती है। लड़कियां घर के लिए ही सीमित है, लड़के बाहर के लिए बाहर भी जा सकते हैं। और एक छोटा सा स्टोरी भी है जो बछेंद्री पाल का है, जो बछेंद्री पाल का एक छोटा सा स्टोरी है, जो कि बछेंद्री पाल का एक बड़ा भाई था और एक छोटा भाई था। तो बछेंद्री पाल एक लड़की थी। बछेंद्री पाल एक छोटी सी लड़की थी जो कि 12 वर्ष की आयु में वह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़ाई की थी और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,886 ऐसने ही लगभग में बताया गया है। तो इतना माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर वह चढ़ाई की थी। वह चढ़ाई करने से पहले अपने बड़े भाई से बछेंद्री पाल ने पूछा, क्या मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जा सकती है। तो बछेंद्री पाल का भाई ने बताया, नहीं तुम नहीं जा सकती हो। फिर उसका बछेंद्री पाल का छोटा भाई आकर के उसके बछेंद्री पाल के बड़े भाई या उसके अपने बड़े भाई से पूछा, क्या मैं भी जा सकता हूँ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने या घूमने के लिए। तो वहाँ पे उसका भाई ने बताया, हाँ बिल्कुल जा सकते हो, जाओ माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करो और अपना जा करके घूम सकते हो। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो उसका भाई वहाँ पे लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाया था। तो लेकिन फिर भी बछेंद्री पाल उस अपने भाई का आदेश नहीं मानकर वह क्या किया, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी। अपने कुछ साथियों के साथ वह जा कर के माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की सबसे ऊंची चोटी पर जा कर के अपना पहला पैर जमाया था। तो और वहाँ अपना झंडा तिरंगा फहरा करके और अपना वहाँ से अपने साथियों के साथ वापिस आया था। तो अगर इस तरह से अगर एक 12 साल की लड़की कर सकती है, 12 वर्ष की लड़की इस तरह से अपना सम्मान और सब कुछ आसानी से कर सकता है, तो
इस तरह से सरकार भी आजकल के केंद्रीय विद्यालय भी बताया गया है, जो कभी भी आप लड़का और लड़की के पक्ष भेद नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से यह क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, यह छोटी सी स्टोरी था और यह इसी पर यही बार बार रिपीट होता है। सिर्फ आपको टाइप क्वेश्चन अलग टाइप का रहेगा, लेकिन रहता क्वेश्चन सेम है। इस टाइप का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन कराए हैं, सभी क्वेश्चन में इस प्रकार का क्वेश्चन आया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा कर के पीछे का वीडियो आप लोग देख लीजिए और उसमें आप लोग को और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। तो आप लोग मिस ना करें, तो इस वीडियो को आगे आप लोग शेयर भी कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं अगर आप लोग अभी तक, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। जो आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है तो आप अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपका फॉर्म या अप्लाई शुरू हो चुका है, आप लोग को शुरू में ही बता दिए हैं। और इसमें जितने भी स्टूडेंट हैं सभी इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। तब तक हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो आप लोग को बता ही दिए हैं इसमें, तो आ गया लड़के लड़की की तरह व्यवहार कर रही है। तो इसमें फिर से एक बार इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं। तो देखिए, किसी एक खेल के दौरान एक बच्चे को चोट लग जाता है। अगर चोट लग गया तो उसको यह देखकर उनके पिता ने कहा, जो लड़की की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो यह कथन क्या दर्शाता है? तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव बात है। विद्यार्थी को एक अकादमी के अंकों के लिए अंकों पर मूल्यांकन करना चाहिए नहीं। एक अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। अटल पाठ्यक्रम का पालन नहीं कराना है। विद्यार्थी को प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इसमें आप लोग को बताया गया है प्रगतिशील कक्षा की संरचना। सबसे पहले समझते हैं प्रगतिशील कक्षा का संरचना कैसा होना चाहिए। बच्चों के पर्याप्त मौके का प्रदान करना चाहिए। जितना हो सके उतना उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए, संरचना बनाने का प्रयास करना चाहिए। और प्रगतिशील कक्षा पारस्परिक तरह से इस शिक्षा का प्रणाली को विकल्प के रूप में उभर कर आई है। तो इस तरह से देखा जाए, एकमात्र उद्देश्य व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों का समग्र विकास करना चाहिए। और प्रगति शिक्षा पद्धति को विकास का श्रेय पद्धति अमेरिका के एक वैज्ञानिक जॉन डेवी को दिया जाता है। तो जॉन डोवी का कहना है, जो इस प्रकार से प्रतिभाशाली कह सकते हैं या प्रगतिशील कक्षा इस प्रकार से होना चाहिए, जो कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके का प्रदान करना चाहिए। कभी भी उसका मौका नहीं छीनना है। जितना हो सके उतना मौका दीजिए संरचना को बनाने के लिए। तो संरचना इस प्रकार से आप प्रगतिशील कक्षा का क्वेश्चन बना सकते हैं। इतना अगर आप लोग को जानकारी मिल गई है तो आप लोग प्रगतिशील वाला कितना भी क्वेश्चन आएगा, 1 2 3 जितना क्वेश्चन आएगा, तो सभी क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन उसमें चेंज रहता है। तो प्रगतिशील से ही आपको क्वेश्चन रहेगा। प्रगतिशील अगर आप लोग समझ गए तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप हल कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5,
लॉरेंज कोलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए, किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि वह दूसरे उसे स्वीकृति देते हैं। तो नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। तो इस प्रकार का लॉरेंज कोलबर्ग के द्वारा जो बताया गया है, एक कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे उसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास का यह प्रथागत चरण को दर्शाता है। तो आपका यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है, पर्यावरण समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। आप लोग को यह समझा देते हैं, जो पर्यावरण यह समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, ना कि द्वितीयक कारक। विद्यालय समाजीकरण का यह द्वितीयक कारक है। तो अगर इसमें अगर देखा जाए तो कोई भी बच्चा अगर किसी भी ज्ञान को ग्रहण करता है तो पहले वह अपना जैसे देखिए हिंदी, आप लोग अगर हिंदी जान रहे हैं तो सिर्फ बोलने के लिए जानते हैं हिंदी, तो आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। तो अगर हमको अंग्रेजी जानना है तो यह भाषा की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है, एक अर्जन करना, एक आता है व्याकरण के द्वारा व्याकरणीकरण करके सीखना। तो इसमें आ जाता है, अगर आपको अर्जन करना है तो आप हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो आप जाइए एक देश से दूसरे देश चले जाइए, तो आप जिस देश में आपका इंग्लिश बोली जाती है, हिंदी का कुछ प्रयोग ही नहीं होता है, तो वहाँ जा कर के आप अपना हिंदी अंग्रेजी भाषा सीख सकते हैं। हिंदी का एक भी वहाँ प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आप लोग इंग्लिश जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी से हिंदी आप नहीं जानते हैं, तो आप उस क्षेत्र से जिस क्षेत्र में आपका हिंदी भाषा बोली जाती है उस क्षेत्र में आप चले जाइए, तो आप हिंदी डेफिनेटली सीख जाएंगे। अगर आपको बहुभाषिक सीखना है, सभी भाषा सीखना है, तो आप लोग सबसे पहले अपना स्टार्ट इस तरह से कर सकते हैं, जो व्याकरणीकरण करके ग्रहण करके, किसी विद्यालय के द्वारा सीख करके, किसी उच्च न्यायालय से सीख करके, जहाँ शिक्षा दी जाती है वहाँ जा कर के आप सीख सकते हैं। तो उसे ही हम कहते हैं द्वितीयक कारक, समाजीकरण के द्वितीयक कारक, जहाँ से हम अपना ज्ञान को अर्जित करते हैं, अनेक भाषाओं को सीखते हैं। तो परिवार जो हो गया वह समाजीकरण का प्राथमिक कारक हो गया, जो कि हम परिवार के द्वारा अपना भाषा को ग्रहण करते हैं। और इसके बाद स्कूल, मीडिया, ये सब अगर आ जाए तो यह परिवार के यह समाजीकरण का द्वितीयक कारक हो जाएगा। द्वितीयक कारक में ही आपको भाषा ग्रहण कराया जाएगा, सिखाया जाएगा। बहुभाषिकता, अनेक प्रकार की भाषा आप सीख सकते हैं अपने समाजी विद्यालयकरण में। तो विद्यालय में जाकर के आप अपना सभी भाषा को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विद्यालय को कहा गया है द्वितीयक समाजीकरण। तो आप लोग को यह समझ में आ गया हुआ, तो आप लोग इसका आंसर डेफिनेट ही दे सकते हैं क्या होने वाला है। तो देखिए, परिवार संरचना समाजीकरण का द्वितीयक नहीं, विद्यालय समाजीकरण एक द्वितीयक अभिकारक है, विद्यालय समाजीकरण द्वितीयक है, परिवार समाजीकरण प्राथमिक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ने का उतना है ही नहीं, जो अगर हमको आ गया ऑप्शन नंबर सी तो यही आपका सही हो जाएगा। अगर सही मिल गया तो आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 7, क्वेश्चन नंबर 7 चलिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो इसे आप सुधार कर सकते हैं। तो यह बुद्धि लब्धि है।
यह क्वेश्चन आपका बुद्धि लब्धि का सिद्धांत जोड़ देता है। किस पर बुद्धि लब्धि का सिद्धांत जोड़ देता है? यहाँ आप लोग सही कर सकते हैं, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि का यह सिद्धांत की संरचना किस पर जोड़ देता है? तो इसका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, बुद्धिमत्ता के विभिन्न दशाएं होती है। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती है, कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती है, गलत हो जाएगा। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षण की तरह मापी जाती है। जब भी आपको केवल दिख जाएगा ना तो डायरेक्ट आप कट कर देना। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, क्वेश्चन निगेटिव ना होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में निगेटिव आया, वो भी आगे आप मेरे साथ जुड़ते रहिए, और जितने भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे सभी निगेटिव पॉजिटिव वर्ड भी बताएंगे। तो इस तरह आप लोग करके अगर निगेटिव पॉजिटिव वर्ड को छांटना सीख जाइएगा तो आप डेफिनेटली इसमें अच्छे नंबर से आप पास कर सकते हैं। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन कराने वाले हैं सभी क्वेश्चन को आप लोग देखते चलिए और समझने का प्रयास कीजिए, और अपने से क्वेश्चन को करना अगर सीख जाते हैं तो एग्ज़ाम आप डेफिनेट निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन डी, एक आयाम बुद्धिमत्ता सभी उपागमों के बुद्धिमत्ता को निर्धारित करती है। तो यह भी निर्धारित नहीं कराना है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बुद्धिमत्ता विभिन्न दिशाएं होती है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दिशाएं होती है, सभी दिशाएं में जाकर के हम अपनी बुद्धि को ग्रहण कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बुद्धि, इसमें आपका बुद्धि लब्धि का सिद्धांत जो किस पर जोड़ दिया गया है, थोड़ा इसको विस्तार से जानते हैं। बुद्धि इसका सिद्धांत जो बताया गया है विभिन्न दिशाओं में बताया गया, दिशाओं बोल सकते हैं। उसके बाद बुद्धि लब्धि का सिद्धांत प्रतिपादन एक मनोवैज्ञानिक है, जो मनोवैज्ञानिक का नाम है हावर्ड गार्डनर के द्वारा यह दिया गया बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया, जो कि 1983 ईस्वी में प्रयुक्त किया गया है। 1983 ईस्वी में यह हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एककनीय ना होकर के बहुकारकीय हो गया, एक कारक नहीं होकर के वह बहुकारकीय हो गया, तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। यह आपका हावर्ड गार्डनर का मानना है। हावर्ड गार्डनर का कहना है जो बुद्धि जो होती है वह एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। अगर यह क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाए, जो बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, यह किसके द्वारा, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है, तो आप कह सकते हैं हावर्ड गार्डनर के द्वारा बताया गया है। हावर्ड गार्डनर के द्वारा बताया गया है। तो आप लोग यह एक क्वेश्चन से देखिए कितना क्वेश्चन सॉल्व होता है। बस आप लोग फटाफट से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर जो नहीं किए हैं लाइक, फटाफट से एक लाइक को दबा दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इस प्रकार आप लोग को क्लास मिलता रहे और अपना तैयारी में आप लोग लग जाइए। आपको हर हाल में एक सीट पक्का करना है, तो एक सीट इसमें पक्का करना है। तो आप लोग इसमें लग जाइए जोर शोर से। आगे देखिए इस तरह से होता है, जैसे बुद्धि इसमें हावर्ड गार्डनर को समझा रहे थे, इसमें हो गया शारीरिक गतिविधि, संगीतीकरण बुद्धि, अंत पारस्परिक बुद्धि, अंत वैयक्तिक बुद्धि, नैसर्गिक बुद्धि, ये सभी बुद्धि के बारे में हावर्ड गार्डनर के द्वारा बताया गया है। बुद्धि का अनेकों प्रकार बताया गया है इसके द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किस विकास का गुण बताता है, या मुख्य इसका गुण क्या है?
तो आप लोग देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरा स्टेज को कहा गया है। प्रथम स्टेज आप इसका देख सकते हैं। तो देखिए जीन पियाजे के द्वारा एक दिया गया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है जो कि 4 अवस्था में वर्णन किया गया है। इसमें एक बताया गया है ज्ञान इंद्रियों के गमक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष की होती है। दूसरा अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। 2 से 7 वर्ष की होती है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको हम फिर से लिख देते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपका हो जाता है 7 से 11 साल का। और एक लास्ट स्टेज बताया गया है, स्टेज नंबर 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यह आपका जीन पियाजे के द्वारा 4 अवस्था बताया गया है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक माना जाता है, माना नहीं जाता है बल्कि स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। तो यह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, 4 अवस्था बताया गया है। चारों अवस्था आप लोग को बता दिए। यह औपचारिक अवस्था अगर देखा जाए तो 11 साल से अधिक के लिए है। 11 साल से अधिक के लिए यह अवस्था है। चौथा स्टेज औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस तरह से आप जीन पियाजे का थ्योरी समझ में आया होगा। अगर इस तरह से अगर यहाँ पे अगर समझ में आया तो आगे आपका जितने भी हावर्ड गार्डनर हो गया, जीन पियाजे हो गया, बहुत सारे वैज्ञानिक है, सभी वैज्ञानिक का एक मैराथन क्लास लेकर के आएंगे जो कि उसमें सभी का निचोड़ हम एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग बनिए रहिए, इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए ताकि सभी इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास बहुआयामी होता है। विकास देखिए जब भी बताए थे केवल आ जाए तो कर देना है, तो केवल बाल्यावस्था में के दौरान नहीं होता है। तो विकास बहुआयामी होता है, तो बिल्कुल सही बात है। विकास की दर सभी संस्कृतियों के सभी के लिए समान होती है, सभी के लिए समान नहीं होती। विकास सबका अलग अलग होता है। किसी का पहले विकास हो जाता है तो किसी का पहले वेट बढ़ जाता है, किसी का पहले वेट कम हो जाता है तो विकास बढ़ जाता है। तो ये कोई निश्चित नहीं है जो पहले विकास होगा तो इसके बाद आपका बुद्धि या उसका बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो विकास केवल विद्यालय में ही होता है तो यह गलत बात है। अधिगम से ही होता है तो यह अधिगम से ही नहीं, सभी से हो, अनेक जगहों से हम विकास को हो सकता है, विकास कहीं भी हो सकता है और यह बहुआयामी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसमें विकास के संदर्भ में जो बताया गया है तो यह विकास जो है यह बहुआयामी होती है। इसको थोड़ा समझते हैं। यह विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी जीवन में कभी रुकता नहीं। जब से गर्भधारण की अवस्था होती है, जब से शिशु गर्भ में रहता है तो उस अवस्था से वह मरणोपरांत तक यह चलती रहती है। यह विकास कभी रुकती नहीं है, निरंतर चलने की प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या भाषागत एवं सामाजिक विकास सम्मिलित होता है। तो भाषा आपका निरंतरता का उदाहरण है। विकास कभी आपका रुकता नहीं है।
विकास आपका कभी नहीं रुकता है। अगर देखा जाए तो उसमें बुद्धि आपका कुछ सीमा तक जाने के बाद आपका रुक जाता है, लेकिन विकास आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। कह सकते हैं उम्र टू कुंभ जाता है, तो अर्थात जन्म से मृत्यु तक आपका विकास होते रहता है। विकास कभी रुकती नहीं है, वह निरंतर की प्रक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आ गया है, तो फटाफट से इसका आंसर आप लोग बताइए। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत परिप्रेक्ष्य प्रक्रिया में डैश को महत्व पर डैश के महत्व पर जोर दिया है। किस पर जोर दिया है? तो अभिप्रेरणा, संतुलीकरण, सांस्कृतिक उपागम, गुणारोपण। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट से दीजिए। देखिए यह लेव वाइगोस्की का जो बताया गया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बालक को संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार जब बालक संज्ञानात्मक विकास का अंतर्वैयक्तिक समाजीकरण परिस्थितियों में अगर उत्पन्न होता है तो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में सामाजिक उपकरणों को महत्व दिया जाता है। तो इसलिए आपका सांस्कृतिक उपकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप लोग कर दीजिए, ताकि सभी को इस प्रकार आप लोग क्लास देख सकते हैं, सभी को इस क्लास से लाभ हो सके, ताकि सब जितने भी सीटेट का तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चों में आप लोग शेयर कर दीजिए, तो सबका इसमें हेल्प हो जाएगा, सब अपना तैयारी कर पाएंगे। तो आज अगर आपको कितना 10 क्वेश्चन कराए और क्वेश्चन टाइपिंग नहीं हो पाया था, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को लेकर के आएंगे। तो आप लोग अभी तक जितना भी स्कोर कर पाए 10 में आप कितना सही कर पाए हैं, तो आप लोग फटाफट से बताइए और हम इस वीडियो को एंड कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, एंड कर देते हैं। तो आप लोग अपना तैयारी करते रहिए बिंदास होकर के, अपना सभी सब्जेक्ट का तैयारी लेकर के आएंगे इस पे। तो सब क्लास आप लोग को दिया जाएगा, तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और प्रीवियस ईयर आप लोग करते रहिए, प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन भर भर के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।